नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं इंडिया डेली। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में बीती 9 अगस्त को जो हैवानियत एक 31 वर्ष की महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई है, उसके बाद से देश भर में आक्रोश है। लगातार डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर्स के साथ ही आमजन भी, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता भी और भी दीगर लोग उनके साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। यह पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी सख्त टिप्पणियां की गई हैं। बंगाल की व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। कोलकाता में लगातार एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर सड़कों पर डॉक्टर्स हैं। एक तरफ जहां सीजेआई ने खुद ही अपील की कि डॉक्टर्स अपनी हड़ताल को वापस लें, तो उसके बाद कई संगठनों ने अपनी अपनी हड़ताल को खत्म कर दिया है। लेकिन कोलकाता की अगर मैं बात करूं तो वहां पर अभी भी हड़ताल जारी है। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीती 15 दिनों में क्या कुछ हुआ है, क्योंकि 2 सप्ताह से ज्यादा का समय बीत चुका है। इस दौरान बड़ी बड़ी कार्रवाई क्या कुछ हुई है, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है, आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में बताता हूं। 9 अगस्त को यह पूरी की पूरी घटना होती है, जहां पर 31 वर्ष की एक महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव अर्धनग्न अवस्था में मिलता है इसी हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है, इसी के सेमिनार हॉल में उनका शव मिलता है। यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे के पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है संजय रॉय, उसे गिरफ्तार किया जाता है। उसी पर यह आरोप है कि उसने पहले रेप किया और उसके बाद जो महिला ट्रेनी डॉक्टर है उनकी हत्या कर दी। इसके बाद यह भी पता चलता है कि जब यह शव मिलता है तो जो एफआईआर वगैरह दर्ज होती है वो लेट दर्ज होती है। अस्पताल में रेनोवेशन का काम भी शुरू हो जाता है। ये जो आरोपी है संजय रॉय, इसे जेल में भेज दिया जाता है। आज इसकी जो पूरी कस्टडी है उसे वो खत्म हो रही है और इसे आज कोर्ट में पेश भी किया जाएगा, सियालदह कोर्ट में। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये 9 अगस्त को घटना होती है तो उसके बाद से ही लगातार जो डॉक्टर्स हैं, जो आम लोग हैं, वो सड़कों पर उतरते हैं। कैंडल मार्च होता है, प्रदर्शन होता है। जो आरोपी है उसको सख्त से सख्त सजा देने की मांग की जाती है। सोशल मीडिया हो या सड़कें हो या कहीं पर भी, हर तरफ एक प्रकार से पीड़िता को इंसाफ दिया जाए, इसकी मांग उठाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से पहले जो हाई कोर्ट है, कलकत्ता हाई कोर्ट, ये जो पूरा का पूरा मामला है इसे कोलकाता पुलिस से सीधे तौर पर ट्रांसफर करता है सीबीआई को, क्योंकि यहां पर सीधे तौर पर कोलकाता पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। सीबीआई इसकी जांच करती है और सीबीआई अभी तक जो उसको मिले हैं तथ्य, जो भी जांच में हुई है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन प्रमुख बात यह है कि सीबीआई की जांच में ये जहां तक, चूंकि वो तह तक जा रही है मामले में, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है जो जांच पे सामने आ रहा है कि ये जो पूरा का पूरा मामला है ये गैंग रेप का नहीं है बल्कि रेप का है। और इसमें एक ही आरोपी यानी कि संजय रॉय जो है वही संलिप्त था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। सीसीटीवी रिपोर्ट्स, जो कैमरे की फीड है, वो भी ये बताती है कि इसमें एक ही आरोपी था। बाकी जांच जारी है। इसके अलावा सीबीआई ने यह भी पाया है कि दरअसल जो क्राइम सीन था, यानी मौकाए वारदात के साथ छेड़छाड़ भी की गई है। तथ्यों को नष्ट करने का प्रयास किया गया है। इसमें जो पूर्व प्रिंसिपल है उसकी भूमिका भी घेरे में है। 88 घंटे हो चुके हैं जब उनके साथ सीबीआई ने पूछताछ की है। मैं आपको एक बात और बताता हूं कि इस पूरे के पूरे मामले में कोलकाता पुलिस की जो टाइमलाइन है वो भी जांच के घेरे में है कि आखिर लेट लतीफी क्यों की गई, समय से ही क्यों नहीं जांच को शुरू किया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में संजय रॉय के ही संलिप्तता के सबूत मिले हैं, जो मैंने आपको बताए, साक्ष्य वगैरह। इसके अलावा यह भी एक तरीके से खुलासा हुआ है कि जो प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे अगर मर्डर हो जाए या कोई क्राइम हो जाए, रेप हो जाए, तो उसके बाद जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसका सही तरीके से पालन नहीं किया गया है। इस पूरे के पूरे मामले में सामने आया है। यह भी सामने आया कि अस्पताल प्रबंधन ने संवेदनशील तरीके से इस पूरे मामले को डील नहीं किया है। काफी ज्यादा लापरवाही बरती गई है। अब वो लापरवाही थी या बचाया गया है किसी को सिस्टम के द्वारा, अस्पताल का हो या बंगाल पुलिस का हो, ये वाकई में आने वाले समय में पता चलना चाहिए, क्योंकि किस तरीके से कौन कौन लोग इसमें संलिप्त थे ये सबके लिए जानना बेहद जरूरी है।
इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई भी थे उस सुनवाई के दौरान, और सीजेआई ने, यानी भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने यहां तक कहा था कि 14 घंटे के बाद एफआईआर क्यों दर्ज की गई, इतना लेट क्यों हुआ। यहां तक उन्होंने यह भी कहा कि प्रिंसिपल को तुरंत दूसरी जगह पर ट्रांसफर क्यों किया गया। ये भी बड़े बड़े सवाल सीजेआई ने उठाए थे। वहीं बेंच ने, जो सुनवाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनवाई के दौरान वकीलों ने कुछ सुझाव भी दिए थे, और एक तरीके से जब सुनवाई होती है तो उसमें एक एनटीएफ का गठन किया जाता है, नेशनल टास्क फोर्स का, और नेशनल टास्क फोर्स के ऊपर ये एक तरीके से जिम्मेदारी दी जाती है कि वो अस्पताल में या वर्क स्पेस में डॉक्टर्स के लिए, रेजिडेंट डॉक्टर्स हो या नॉन रेजिडेंट डॉक्टर्स हो, ट्रेनी डॉक्टर्स हो, इन तमाम लोगों के लिए एक वर्क स्पेस में सूटेबल और सिक्योर एनवायरनमेंट कैसे बनाया जाए, उसकी एक तरीके से ये लोग रिपोर्ट फाइल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनटीएफ का गठन किया गया, जिसमें कई विशेषज्ञ डॉक्टर्स शामिल हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि 15वां दिन है आज, और कोलकाता में तो जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर का केस हुआ, उसके विरोध में जो डॉक्टर्स हैं वो अभी हड़ताल उन्होंने खत्म नहीं की है, उनका प्रदर्शन लगातार जारी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो दूसरे डॉक्टर संगठन है, जैसे यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन या रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन हो या फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन हो, इन सब ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। वहीं सीबीआई जो है वो अभी तक इस पूरे मामले में 73 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। यानी मामला जितना आसान आपको दिख रहा है, ऐसा लगता है कि एक शख्स ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप देख ही सकते हैं कि 73 लोगों से अभी तक पूछताछ हो चुकी है। पूर्व प्रिंसिपल जांच के घेरे में है, मुख्य आरोपी की आज पेशी है, वो एक तरीके से उस पर शिकंजा कसा जा चुका है। लेकिन ये मामला जितना दिख रहा है उतना आसान है नहीं, इसकी कई सारी परतें हैं। जैसे प्याज की परतें होती हैं, वैसे इस पूरे मामले की परतें हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि टाइमलाइन अगर हम बात करें इस पूरे के पूरे मामले की, तो 9 अगस्त को ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, दुखद घटना होती है, वारदात होती है। इसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें ये दिखता है कि जो उनके प्राइवेट पार्ट था पीड़िता का, वहां से खून निकल रहा था, आंखों से, मुंह से खून निकल रहा था। उनको कई जगह उनके बॉडी पार्ट्स पर घाव थे, और 1 दर्जन से ज्यादा घाव थे। यानी कि आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया था, किस तरीके से उनको यातनाएं दी गई थी। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश भर में फिर इसके बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल शुरू होती है। 10 अगस्त को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संजय को गिरफ्तार किया जाता है, और वहां पर वो ये स्वीकार करता है कि उसने रेप किया और मर्डर किया। यानी 10 अगस्त को उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद पूरी की पूरी मामला 12 अगस्त को मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल इस्तीफा देते हैं और दूसरे कॉलेज में उनकी नियुक्ति कर दी जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि रेप और मारपीट के बाद गला और मुंह दबाकर हत्या की गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कितनी यातनाएं उनको दी गई, आप कल्पना कर सकते हैं। 13 अगस्त को कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह पूरा का पूरा मामला, केस जो था, इसको सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया, सीबीआई को सौंपा, और यह भी कहा कि 5 दिन में पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। यानी कोलकाता की जो पुलिस है उसकी कार्यप्रणाली पर, कार्यशैली पर सवाल उठाए, टिप्पणी की। लिहाजा इस पूरे के पूरे केस को केंद्रीय एजेंसी सीबीआई को सौंपा गया। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा फिर 14 अगस्त को सीबीआई को केस हैंडओवर किया गया था। करीब 1 बजे देर रात हजारों की भीड़ जो थी वो आरजीकर अस्पताल पहुंचती है और वहां पर तोड़फोड़ होती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता दिवस से 1 दिन पहले, यानी पूर्व संध्या को, पूर्व रात्रि जो होती है, मध्य रात्रि, ये सारे लोग पहुंचते हैं एक भीड़ और आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ करते हैं, जिसके बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स और जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी हड़ताल और ज्यादा तेज हो जाती है, एग्रेसिव हो जाती है। एक फुटबॉल मैच भी होता है जिसको कैंसिल कर दिया जाता है कोलकाता में। कहा जाता है बंगाल पुलिस के द्वारा कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, लिहाजा ये मैच कैंसिल हो जाता है। लेकिन तोड़फोड़ की घटना भी होती है आरजीकर अस्पताल में, जिसको लेकर डॉक्टर्स काफी ज्यादा आक्रोशित हो जाते हैं, वो अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठाते हैं। इसके बाद 15 अगस्त यानी आजादी दिवस के दिन देश भर में हड़ताल और प्रदर्शन तेज हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, फोडा ये भी हड़ताल शुरू करते हैं, और आईएमए ने भी ऐलान किया था कि 17 अगस्त को देश भर के डॉक्टर्स हड़ताल पर जाएंगे। इसके बाद 16 अगस्त को सीबीआई ने अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को हिरासत में लिया था, और उसके बाद उनके साथ एक तरीके से 88 घंटे हो चुके हैं जब लगातार पूछताछ उनके साथ हो रही है सीबीआई के द्वारा।
ममता बनर्जी दोषी को फांसी देने के लिए एक रैली निकालती है। ममता बनर्जी जो कि राज्य की मुखिया हैं, वो खुद ही मार्च निकालती हैं। एक चिट्ठी भी वो अभी प्रधानमंत्री मोदी को लिखती हैं कि वो एक तरीके से कंसर्न जारी करती हैं कि देश भर में जो रेप और मर्डर की घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसको लेकर, और प्रधानमंत्री से निवेदन भी करती है कि वो इस पूरे मामले पर एक प्रकार से ध्यान केंद्रित करें। प्रधानमंत्री मोदी भी 15 अगस्त के दिन लाल किले से महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध को एड्रेस करते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारी सोच बदलने की आवश्यकता है, समाज को सोचने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। 17 अगस्त को जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएमए के कहने पर फिर देश भर के डॉक्टर्स ने हड़ताल की है, और हालांकि आईसीयू और इमरजेंसी की सेवाएं इस दौरान चालू रही। 18 अगस्त को सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया था और संदीप घोष के साथ भी पूछताछ की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लेता है और 19 अगस्त को दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर ओपीडी लगाई थी। 71 पद्म पुरस्कार डॉक्टर्स ने पीएम से केस में हस्तक्षेप करने की मांग भी की थी। इसके बाद 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस लेता है और एक 14 मेंबर्स की टास्क फोर्स का गठन करता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी सख्त टिप्पणियां की जाती हैं कि हम और रेप की घटनाओं को नहीं बर्दाश्त कर सकते। और मैंने शुरुआत में भी आपको बताया कि सीजेआई हो या जस्टिस पारदीवाला हो, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े किए। इसके अलावा 21 अगस्त को मेडिकल कॉलेज की जो सुरक्षा है वो सीआईएसएफ को दे दी जाती है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज एक तरीके से अभी संवेदनशील स्थान बना हुआ है, वहां पर हमला भी हो चुका है, तोड़फोड़ भी की गई थी, लिहाजा अब उसकी सिक्योरिटी जो है वो परसों दे दी गई सीआईएसएफ के हवाले। सीआईएसएफ इस पूरे मामले में कमान संभाल रहे हैं। वहीं कार्रवाई की अगर मैं बात करूं तो 2 असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर और इनके समेत 3 अफसरों को सस्पेंड भी किया जा चुका है। 22 अगस्त को यानी कि कल जो सुनवाई हुई उसमें पुलिस की भूमिका पर संदेह जताया सुप्रीम कोर्ट ने। यहां तक ये भी कहा गया कि एक न्यायाधीश द्वारा कि 30 वर्षों के उनके करियर में उन्होंने कभी भी ऐसी लापरवाही नहीं देखी है। सख्त टिप्पणी आप इसको कह सकते हैं। तो पूरा का पूरा ये मामला है, अभी तक की ये घटना है, और आज का अपडेट यही है कि आज इसको पेश किया जाएगा मुख्य आरोपी को, और देखते हैं कि आगे कोर्ट जो है वो क्या इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाता है। कोलकाता का ये पूरा मामला है और देश भर में आक्रोश है। लगातार सोशल मीडिया पर ये मामला ट्रेंड हो रहा है, लगातार मीडिया हो, अखबार हो, आमजन हो, लगातार इस पूरे मामले की बात कर रहे हैं, दोषी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। और एक तरीके से वाकई में एज अ समाज, एज अ इंडियन सिटीजन, एज अ ह्यूमन, हमें सोचने की आवश्यकता है कि हमारे समाज में महिलाओं को कैसे सुरक्षित माहौल दिया जाए, कैसे उन्हें सहूलियत दी जाए, कैसे उनके साथ भेदभाव ना हो, एक समान व्यवहार सबके साथ सुनिश्चित हो। ये सारी बातें संविधान में तो लिखी हैं, लेकिन जब धरातल पर बात आती है तो कई ऐसे लोग हैं इस समाज में जो महिलाओं के लिए मुश्किलें खड़ा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। फिलहाल इस केस में अब तक ये कुछ हुआ है, आगे क्या कुछ होगा हम आपके साथ पल पल के अपडेट्स एक तरीके से शेयर करते रहेंगे। इस वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा, न्यूज़ चैनल को, इंडिया डेली को। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।